राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 9th क्लास के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर देखेंगे और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले जाओ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या बताया, न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है। न्यूटन ने ही बहुत कुछ दिया ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। ठीक है, देखिए न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि भाई दोनों पूरे यूनिवर्स में जो जितने भी मास ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे हाथ में दो मार्कर लगे हुए हैं, ये दो मार्कर भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे सभी सोलर सिस्टम में सभी प्लानेट हैं, सभी प्लानेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स अगर अर्थ हम लोगों से हटा दे तो मून हमें अट्रैक्ट कर लेगा, या कोई अदर प्लानेट जो हम लोगों पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा वो हमें अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम इस अर्थ से बंधे हुए हैं बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया। एक कहानी भी है एक एप्पल वाली कि न्यूटन, ये सच है या झूठ पता नहीं, ठीक है, कंट्रोवर्सी है। और एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एप्पल गिरा नीचे की तरफ, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो उन्होंने ये सब ग्रेविटेशन चैप्टर दे दिया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये सभी प्लानेट जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। किसके, जैसे अर्थ के चारों तरफ मून लगा रहा है और सन के चारों तरफ ये अर्थ लगा रही है, मून लगा रहे हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। लाइक दैट एक स्टोन बांधा गया है एक स्ट्रिंग से। जैसे मैं इसको क्या बांध लेता हूँ, स्ट्रिंग से बांध लेता हूँ और इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराता हूँ, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये देखो ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, सेंटर सीकिंग फोर्स होता है। सेंटर सीकिंग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अपने आप में कोई ऐसा कोई डेफिनेट फोर्स नहीं है ना। जैसे देखो ग्रेविटेशन फोर्स है इस जगह पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। क्योंकि क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है भाई, सर्कुलर मोशन देना। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, इस मून के लिए, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मून, है ना। तो मून के लिए क्या कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी चीज को गोल घुमा दिया, तो आपने उस पर क्या लगाया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, अपने हाथ से लगाया, मस्कुलर फोर्स लगाया। ठीक है, जैसे लेट सपोज एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है, एक धागे से एक स्टोन बांधा गया है और उस स्टोन को सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, तो धागे में क्या बनता है, टेंशन फोर्स बनता है। धागे में हमेशा कैसा फोर्स बनता है, टेंशन फोर्स बनता है। तो वो टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, वो जैसे सेंटर की तरफ लग रहा है, हर बार क्या कर रहे हैं, उस धागे को सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे तो वो पत्थर जो है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर जाएगा, एक टेंजेंट बनाते हुए मोशन कर जाएगा। इसी तरीके से अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए निकल जाएगा, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था भाई, कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मास ऑब्जेक्ट है सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे ही दोनों मार्कर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मार्कर क्या कर रहा है, इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, ये मार्कर इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये अर्थ क्या कर रही है, इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, जैसे देखो आपने देखा कि सर ये अर्थ तो अट्रैक्ट होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसीलिए फोर्स कम लगा पाएगा। इस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या कर रही है, ज्यादा फोर्स लगा रही है, और ये दिख पा रहा है कि भाई इस पे एक एक्सेलरेशन आ रहा है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है भाई जो फोर्स लगता है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस का प्रोडक्ट, देखो यहाँ क्या मासेस क्या माने मैंने, कैपिटल एम माना है और स्मॉल m1 माना है, m माना है, स्मॉल m माना है। ठीक है, ये दो मासेस माने मैंने। और क्या कहता है ग्रेविटेशन फोर्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी d। डिस्टेंस क्या मानी है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस क्या मानी है इन दोनों के बीच में, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, d है।
देखो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि क्या कैसा फोर्स है, इट इज सेंट्रल इन नेचर। जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आपको दिया जाएगा कि दो मास बॉडी के बीच में आप बताइए कि फोर्स कितना है, तो आप डिस्टेंस कहां से लेंगे, डिस्टेंस लेंगे इनकी सेंटर से, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जहां पूरा मास कंसंट्रेट होता है ना। तो यहां मान लिया है कि इसके सेंटर पे पूरा मास कंसंट्रेट है, ठीक है। तो इसके सेंटर से क्या लेंगे भाई, डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि कोई स्फेरिकल बॉडी है ना, उस स्फेरिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है भाई, सेंटर पे होता है। जैसे हम लोगों का भी एक सेंटर ऑफ मास होता है, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास है, जहां से ये बैलेंस हो जाएगा, जहां से बैलेंस हो जाएगा, देखो इसका ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हम लोगों का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं नाभि के समथिंग है ना, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेंगे, इट इज सेंट्रल इन नेचर। क्या बोलेंगे इस फोर्स को, ये सेंट्रल इन नेचर फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं भाई, सेंटर से ले रहे हैं। सेंटर ऑफ दिस मास बॉडी, सेंटर ऑफ दिस मास बॉडी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d स्क्वायर है। इन दोनों को क्या कर देंगे भाई, फोर्स निकालेंगे, यहां से रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कितना आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे, है ना। ये क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट होगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। जैसे देखो ये दो मास बॉडी है m1 और m2, इन दोनों के प्रोडक्ट का मास है ना, और इन दोनों में फोर्स लग रहा है बहुत कम है, तो फोर्स क्या होगा भैया, बहुत कम होगा। जैसे 2 kg है, 2 kg है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 kg हो गया, तो 4 kg मास है ना। अब देखते हैं अर्थ और इसके बीच में, मार्कर और अर्थ के बीच में अर्थ का वेट कितना होता है भाई, अर्थ का वेट होता है अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁴ kg, 24 kg, मतलब 5.98 समथिंग होता है, 5.98 × 10⁴ kg मल्टीप्लाई विद दिस मास। इनका इसका ग्राम में होगा, kg 1 kg 1 kg 2 kg मैंने माना था, लेट अज्यूम किया था, इसका मास क्या ग्राम में होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, अब बढ़ गया, तो अब आपको फोर्स लग रहा है, इट इज वीक इन नेचर। क्या बोलेंगे इसको, और ये कैसा है भाई, वीक इन नेचर है, इट इज ऑल्सो, इट इज वीक इन नेचर, वीक इन नेचर। इसको दिखने के लिए कैसा चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स दिखे कम से कम आपको बहुत ज्यादा मास चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वीक इन नेचर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ जी m1 कैपिटल M m बाई डी स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है, वेयर जी इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, है ना। फोर्स की यूनिट तो आप लोगों को पता है ना, न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट भाई न्यूटन होती है। इन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा न्यूटन ने ही बताया, है ना। लॉज ऑफ मोशन में भी आपने न्यूटन पढ़ा होगा, यहाँ पे भी न्यूटन पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और देखिए आगे इसको अगर हम करें तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, देखो जी यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, जी हो जाएगा F × डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M × स्मॉल m। तो जी हो गया, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और डी क्या है, मीटर, मतलब डिस्टेंस है ना, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर, ठीक है। ये जी की यूनिट हो गई। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू को फाइंड किया, और जी की वैल्यू आई थी लेबोरेटरी के अंदर, जी की वैल्यू आई थी भाई, जी आया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पूरे यूनिवर्स में आप मून पर चले जाओ, आप अर्थ पर चले जाओ, आप सन पर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ, जुपिटर, कहीं भी चले जाओ, जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इसको, ये ग्रेविटेशन फोर्स पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है, इसीलिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी क्या क्या आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपने मैग्नेट को देखा है, नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ नॉर्थ दूर से ही रिपेल कर जाते हैं, और नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, दूर से ही अट्रैक्ट कर जाते हैं, उनको टच कराने की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे ये दोनों मास बॉडी हैं, इन दोनों मास बॉडी को टच कराने की जरूरत नहीं है कि इन पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। भाई मार्कर और अर्थ के बीच में अभी भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि देखो कांटेक्ट में नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बॉडी कांटेक्ट में तब भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है। इट इज सेंट्रल इन नेचर, मैंने बता दिया। सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस लेके। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा भाई, रिपल्सिव कभी नहीं रहेगा। ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है, देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या कर रहा है भाई, डिस्टेंस के इनवर्स का स्क्वायर, डिस्टेंस का इनवर्स लें और उसका स्क्वायर करें। जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज डिस्टेंस में चेंज आया, एग्जांपल लेते हैं भाई, एक डिस्टेंस में चेंज लिया आपने 4 मीटर, डिस्टेंस में कितना चेंज लिया, 4 मीटर चेंज लिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा भाई, 16 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। क्योंकि देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है, इनवर्स का मतलब है कि अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। उल्टा होता है, इनवर्स मतलब उल्टा होता है कि नहीं होता है। अगर इस आर को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अगर डिस्टेंस 4 लिया है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, तो देखें अब, इट इज अ वीक इन नेचर। वीक इन नेचर होता है भाई, दो मार्कर के बीच में मास बहुत कम है, फिर मास कम है, इसीलिए क्या है, फोर्स कम लग रहा है। फोर्स के लिए लगने के लिए ज्यादा मास होना चाहिए। इंपोर्टेंस देखते हैं भाई, इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्या क्या हो रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम लोग अर्थ से बाइंड है। अर्थ से क्या है, बाइंड है, बाइंड अस टू द अर्थ। हम लोग अर्थ से बंधे हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। देखो प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन, मैंने बताया आप लोगों को कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम करता है। इन केस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट क्या कर रहे हैं, चारों तरफ सन के चक्कर लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या कर रहा है भाई, ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ना। मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून, मून का मोशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है मून बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। टायर ड्यू टू मून एंड द सन। भाई सी के अंदर टायर्स आते हैं, है ना, टायर्स आते हैं, लहरें उठती हैं, वो किस वजह से उठती हैं भाई, ग्रेविटी क्या करती है, उस पानी को अट्रैक्ट करती है। मतलब मून की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी क्या करती है, उस पानी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना। जब अट्रैक्ट करती है तो क्या करता है ना, और फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें लहरें बनेंगी, है ना, टायर्स ड्यू टू द मून एंड अर्थ। ठीक है, तो ये सभी इंपोर्टेंस थे, है ना। और इसके बाद आता है भाई फ्री फॉल आता है, फ्री फॉल को करेंगे हम अभी, इसके बाद फ्री फॉल को करेंगे। ठीक है,